1970 के दशक में गांव चंचलपुर में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। साथ में ही पढ़ने लिखने से लेकर खेल कूद व्यायाम सब किया करते थे। गांव में काफी लोगों को ये अचरज हुआ करता था कि रमेश और सुरेश सगे भाई नहीं है। सुरेश चल भाई, नहीं तो गुलाटी गैंग पूरी मछलियाँ पकड़ लेगी तालाब की, जल्दी चल भाई। बस अभी आया दोस्त, ये देखो नया कांटा तैयार कर रहा था। अब देखते हैं कि गुलाटी गैंग हमसे ज्यादा मछलियाँ कैसे पकड़ पाती है। अरे वाह दोस्त, चलो अब जल्दी, देर हो रही है। समय का कालक्रम बढ़ता गया और रमेश अपने पिता के साथ गांव छोड़कर शहर में बस गया। रमेश के पिता ने शहर में बड़ा कारोबार स्थापित कर लिया, जिसके बाद रमेश उस कारोबार को पिता की विरासत के रूप में आगे बढ़ाने लगा। बेटा रमेश, आज हमारा कारोबार देश का नामी कारोबार बन चुका है। अब देखना ये है तुम इस कारोबार को कितना आगे ले जा सकते हो। आप चिंता न करें पिताजी, आपने ही तो मुझे सब दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस कारोबार का ध्यान रखूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। सुरेश चंचलपुर गांव में ही रह गया था। आज वो उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ाने लग गया है। लोग उसे अब मास्टर जी कहकर पुकारते हैं। प्यारे बच्चों, बताओ 10 में से 7 को घटाएं तो कितना बचेगा? सुरेश अपने बच्चों को पढ़ाने के काम से रमेश की तरह ज्यादा पैसे वाला तो नहीं बन पाया, पर वो संतुष्ट था। रमेश और सुरेश दोनों अपने अपने जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हो चुके थे। एक तरफ सुरेश ने अपना सारा जीवन बच्चों को पढ़ाने में बिता दिया और शादी नहीं की, वहीं दूसरी तरफ रमेश बंगला, दौलत और एक रईस घर की लड़की को अपनी पत्नी बनाकर जीवन गुजार रहा था। हेलो, हाँ, मैं रमेश इंडस्ट्री का मालिक रमेश कुमार बोल रहा हूँ। मैं सुरेश बोल रहा हूँ। रमेश, पहचाना मुझे? सुरेश? अच्छा, चंचलपुर वाले सुरेश। अरे कैसे हो मेरे दोस्त, क्या हालचाल है? अरे कितने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुनी। बताओ बताओ, कैसे याद किया आज? एक बार गांव आजा मेरे दोस्त, तुझे देखना चाहता हूँ। हमारी पुरानी यादों को ताजा करना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई, 12 घंटे के बाद एक जरूरी मीटिंग है मेरी विदेश में। उसे खत्म करने के बाद सीधे तुम्हारे पास ही आता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इंतजार करूँगा। सुरेश के साथ की बातचीत देखकर रमेश की पत्नी शीला ने रमेश से पूछा, किसका फोन था जिसे तुम अपनी मीटिंग्स की जानकारी दे रहे थे? शीला, वो मेरे बचपन का दोस्त सुरेश था। उससे मिलने के लिए व्याकुल है, इसलिए मुझे गांव बुला रहा है। और क्यों जाओगे तुम उसके पास? करता क्या है तुम्हारा ये दोस्त? गांव में ही स्कूल मास्टर है। अच्छा, तो एक गरीब मास्टर के पास एक करोड़पति साहब खोज जाएंगे। पैसे मांगने के लिए बुला रहा होगा वो भिखारी मास्टर। ऐसे मत कहो, वो दोस्त है मेरा। तुम मानो या ना मानो, पर ये गरीब मास्टर जी जैसे लोगों की फितरत तो ऐसे ही होती है कि अपने अमीर दोस्तों की दौलत पर नजर रखे और वक्त पड़ते ही मुंह उठाकर भिखारी की तरह मांग ले। अरे चुप रहो ना अभी। मास्टर जी। बोलिए भोले काका, क्यों इतने परेशान हैं? मास्टर जी, खेत में बीजा डालना है। बिटवा बिलाई से पैसा भेज दिया है, लेकिन वो पैसा पहुँचते पहुँचते 10 दिन लग जाएगा। कहीं से मेरे लिए 25-1 हज़ार की व्यवस्था करवा दीजिए तो खेत में बीजा पड़ जाता। अभी नहीं डाला तो सारा खेत का पानी सूख जाएगा। चिंता ना करिए भोले काका, मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने। मैं उसे लेकर आपको दे दूंगा। हाँ बिटवा, कही देना, पैसा पहुँचते ही लौटा दूंगा। रमेश अपनी वीआईपी गाड़ी को सुरेश के घर के ठीक सामने खड़ा करता है और हॉर्न मारकर उसे इत्तला करता है। हॉर्न की आवाज सुनकर सुरेश घर के बाहर निकलता है। आ गए मेरे दोस्त, मेरे बचपन के जिगरी साथी। कैसे हो मेरे दोस्त? पूरे 25 साल बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं। इतना बूढ़ा लगने लगा है यार तू। अरे तो क्या करे रमेश बाबू, मैं ठहरा गांव का गवार,
तुम ठहरे महलों के राजकुमार, फर्क तो पड़ेगा ना। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे दोस्त, अंदर नहीं बुलाओगे यार? प्यास लगी है, तुम्हारे हाथ की बनी मसाले वाली चाय तो पिला दो यार। बिल्कुल दोस्त, अंदर आओ, अभी बनाकर पिलाता हूँ। सुरेश मसाले वाली चाय बनाकर रमेश के लिए लेकर आता है और चाय पीते पीते दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। वाह सुरेश वाह, बिल्कुल वही का वही स्वाद आज भी बरकरार है। मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया। थोड़ी तबीयत खराब है दोस्त, वरना तुम्हारी मन पसंदीदा मछली बनाकर खिलाता। बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य बिगड़ना लाजमी है दोस्त, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तबीयत तो बनना बिगड़ना लगा रहता है दोस्त। तुम्हें याद है हम गुलाटी गैंग से किस तरह मछली पकड़ने की प्रतियोगिता किया करते थे? हाँ दोस्त, हाँ मुझे याद है, तुम नए नए तरह से मछली पकड़ने का कांटा तैयार करते थे उनको हराने के लिए। हाँ सच में वो भी क्या दिन थे यार, कितनी मस्ती किया करते थे हम। वो आम का पेड़ याद है रमेश तुम्हें? अरे हाँ हाँ दोस्त, हाँ सब याद है मुझे, सब याद है। तुम्हें याद है वो कल्लू मोटू को हमने झूला लगाने को चढ़ाया था और वो डिमला कर गिर गया था, याद है तुम्हें? रमेश और सुरेश के ठहाके एक साथ गूंजते हैं। अच्छा दोस्त, फिर मिलते हैं। हाँ अरे आओ ना यार तुम कभी शहर में, तुम्हारे भाभी से मिलवाता हूँ, और पिताजी भी तुम्हें याद करते रहते हैं हमेशा। तबीयत तो तुम देख ही रहे हो दोस्त, बैंक तक नहीं जा पाता हूं मैं। मुझे तुमसे 25,000 रुपए कर्ज चाहिए, जिसे लौटाने के लिए 10 दिन बाद तुम्हारे घर आऊंगा मैं शहर में। अरे हाँ भाई हाँ, मतलब सुरेश साहब को घर बुलवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? हाँ सही कहे, नहीं दोगे तो नहीं आएंगे हम। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्त। ये लो 25,000 रुपए, और जब दिल करे तब लौटा देना। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जुबान रख ली। अच्छा अब जाने दो दोस्त, इजाजत दो, फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, आते रहना। हो आए उस गंदे गांव से कितने पैसे बहा कर आए हो? मैं भी बचपन में उसी गांव में रहा हूँ, ऐसा मत कहो गांव के बारे में। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि कितने पैसे डुबा कर आए हो वहाँ? 25,000 रुपए लिए है रमेश ने, बोला है 10 दिन में वापस कर देगा। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बैंक भी नहीं जा सकता था, इसलिए। क्या कहानी सुनाई तुम्हारे उस भिखारी मास्टर जी ने। देख लेना, वो पैसे कभी भी तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले, भूल जाओ, तुम्हें वो मिलेंगे। मेरा दोस्त ईमानदार है, और एक बात जान लो तुम, अगर उसने पैसे नहीं भी दिए तो भी ऐसे लाखों रुपए उसके लिए कुर्बान है। छोड़ो हटाओ उस भिखारी की बात को, और सुनो, कल हमारे नई शॉपिंग मॉल का उद्घाटन है। अब से हमें अपना स्टैंडर्ड नहीं भूलना है, हमारा बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है। कहाँ तुम उस गरीब मास्टर जी जैसे लोगों से दोस्ती बनाए फिर रहे हो? हाँ। शीला की बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि तब तक ये कैसी आवाज आई ऊपर के कमरे से? रमेश और शीला भागकर सीढ़ियों से पिताजी के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, जहां पिताजी बिस्तर से जमीन पर गिरकर लहूलुहान थे। नहीं 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 पिताजी, पिताजी नहीं, नहीं पिताजी नहीं।
रमेश मेरे दोस्त, हिम्मत रखना, अब तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। सुरेश, सुरेश, मैं अकेला बिना पिताजी के कैसे रहूंगा मेरे दोस्त, कैसे रहूंगा? कैसे कटेगी पूरी जिंदगी उनके बिना, कैसे कटेगी? सुरेश, 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 पिताजी। तुम्हें याद है मेरे दोस्त, एक बार धनपत चाचा हम दोनों को मेला दिखाने के लिए लेकर गए थे। वहां मेरे लिए झूले में जगह नहीं बची थी, तो उन्होंने तुम्हें भी झूले से उतार लिया था। वो तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं समझते थे। हाँ दोस्त, उसके बाद हम दोनों को उन्होंने तब अपने हाथों से मूंग दाल के पकोड़े बनाकर खिलाए थे, ये बोलकर कि बाजार के सामान खाने से हम बीमार पड़ जाएंगे। याद है ना सुरेश तुम्हें? हिम्मत रखो मेरे दोस्त, भाभी जी कहाँ पर है? ऊपर कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई है। सुरेश शीला भाभी के कमरे के बाहर ही खड़ा था। तब तक कुछ बुदबुदाने की आवाज सुनकर वही ठहर गया। यार शीला, तेरे ससुर के मर जाने के चक्कर में मेरी डाइट ना छूट जाए, मुझे भूख लगी है भयंकर। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है, पर क्या करूँ, मजबूरी है भूखे रहने की। तू जाकर किचन में कुछ बना लेना। एक तो मेरा दिमाग वैसे भी खराब है, खिड़की से देखो तो रमेश का वो भिखारी दोस्त मास्टर जी आया हुआ है। क्यों, उससे क्या तकलीफ है तुझे? यार तू गरीब लोगों की आदत नहीं जानती, पैसे मांगते फिरते हैं। ससुर जी को देखने के बहाने आया है, देखना पक्का फिर से हाथ फैलाएगा और पैसे लेकर जाएगा रमेश से। सुरेश इतना सुनते ही पलटकर वापस जाने लगा। तभी उसने देखा कि रमेश उसके पीछे ही खड़ा उसे शीला की बात सुनते हुए देख रहा है। ये 25,000 रुपए वापस रख लो मेरे दोस्त, जो मैंने तुमसे कर्ज लिए थे। ऐसे एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं मांगे थे तुमसे। गरीब भोला किसान को उसके खेतों में बीज डालने के लिए चाहिए था। मुझको मालूम है कि ये 25,000 रुपए तुम्हारे लिए एक कौड़ी के बराबर हैं, पर भोला ने तुम्हारे घर के दुख और परिस्थिति को समझकर अपना खेत गिरवी रख के वक्त से पहले इन पैसों का इंतजाम किया है तुम्हें वापस करने के लिए। हम गांव के लोग गरीब जरूर होते हैं, पर बेईमान कभी नहीं हो सकते। रमेश और सुरेश नीचे चले जाते हैं और अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, हाँ, मैं रमेश इंडस्ट्री का मालिक रमेश कुमार ही बोल रहा हूँ। रमेश बाबू, मैं चंचलपुर गांव से भोला किसान बोल रहा हूँ। आप जल्दी गांव आ जाइए। मास्टर जी अभी दुनिया में नहीं रहे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार आपके हाथों से ही हो। भोला की बात सुनते ही फोन का रिसीवर रमेश के हाथ से छूट जाता है और वो अपनी जगह पर अवाक होकर बैठ जाता है। अब क्या हो गया, क्यों चुप हो गए ऐसे? मेरा दोस्त सुरेश इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, तो वो मास्टर मर गया, तो फोन किसने किया था? मुझे चंचलपुर जाना होगा। भोला किसान का फोन था। मतलब मरने के बाद भी पैसे लूटने का इंतजाम ही कर रहा है वो मास्टर। सुरेश की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी मुझे। उसकी चिता को आग मुझे ही देना है। उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। इस बार मैं साथ चलूंगी, देखती हूँ तुम कैसे बर्बाद करोगे पैसे। रमेश चंचलपुर पहुंच जाता है। सुरेश के घर के बाहर सन्नाटा रहता है। कहाँ है मेरा दोस्त सुरेश? तब तक कलेक्टर साहब भी पहुंच आते हैं सुरेश के घर पर। जी नमस्ते, मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ और मेरा नाम आशुतोष है। ये सोचना बहुत कठिन है कि मास्टर जी आज हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने इस गांव के लिए जो भी किया उसे मैं शायद कभी भूल पाऊँ।
उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ छात्रों के लिए समर्पित कर दिया। आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपने घर की रजिस्ट्री तक स्कूल के नाम करा दी है। हमने उनको एक बड़ा घर देने की पेशकश की, लेकिन वे माने ही नहीं। मेरे खुद के एक दोस्त ने उनको एक शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाने का आवेदन किया, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। ये गांव सच में भाग्यशाली था कि उसे उनके जैसे मास्टर जी मिले, और यही कारण है कि आज इस जिले के तमाम विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है। शीला एकदम अवाक होकर कलेक्टर की बातें सुन रही थी और मन ही मन में गिल्ट फील कर रही थी कि वो सुरेश के बारे में कितना गलत सोचती थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ रोने की आवाज पूरे चंचलपुर में गूंज रही थी। मुझे माफ कर दो रमेश, ये माफी मुझे तुम्हारे दोस्त से मांगनी चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। इतना भला आदमी जिसके लिए पूरा गांव रो रहा है, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। शीला, इस दुनिया में हर इंसान अपने नाम नहीं बल्कि अपने कर्मों से जाना जाता है। सुरेश ने अपना पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने और अच्छी शिक्षा देने में गुजार दिया। इंसान मेरी तरह कितनी भी दौलत कमा सकता है शीला, पर ये प्यार, ये अपनापन, किसी गैर के लिए बहने वाले ये आंसू दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती है, नहीं खरीद सकती है।